हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपर फोर्थ की, बीएड सेकेंड ईयर की पेपर फोर्थ की। और इस पेपर में हम बात करेंगे यूनिट 7, 8 और 9, यानी कि 3 यूनिट 7, 8 और 9, ये 3 यूनिट हैं, इसमें हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये कैसा हमारा प्रयास लगा। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 7 है निर्देशन एवं परामर्श कार्मिक, यानी गाइडेंस एंड काउंसलिंग पर्सनल। ये बीएड सेकेंड ईयर के पेपर फोर्थ की यूनिट नंबर 7 है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, विशेषज्ञ कर्मचारी के अंतर्गत कौन नहीं आता है। विशेषज्ञ कर्मचारी के अंतर्गत कौन नहीं आता है? प्रधानाचार्य, अध्यापक, परामर्शदाता या शिक्षा मंत्री। कौन नहीं आता है? तो शिक्षा मंत्री नहीं आता है विशेषज्ञ कर्मचारी के अंतर्गत। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 2 नंबर है कि सामान्य कर्मचारी नहीं है। सामान्य कर्मचारी नहीं है, कौन नहीं है? ऑप्शंस दिए हैं, अभिभावक, माता पिता, वार्डन, पुस्तकालय अध्यक्ष, सचिव। तो कौन नहीं होता है? तो सचिव जो है ये नहीं होता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 3 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन निर्देशन कार्यक्रम को नेतृत्व प्रदान करता है? प्रधानाचार्य, अध्यापक, मनोवैज्ञानिक या परामर्शदाता। तो निर्देशन कार्यक्रम को नेतृत्व प्रधानाचार्य प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर दिया है कि प्रधानाचार्य अपना उत्तरदायित्व किसको सौंप सकता है? शारीरिक शिक्षक को, अध्यापक को, परामर्शदाता को या तकनीकी सहायक को। तो किसको सौंप सकता है? परामर्शदाता को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर दिया है कि विद्यालय के छात्रों के साथ सर्वाधिक संपर्क में आने वाला व्यक्ति कौन है? प्रधानाचार्य, अध्यापक, परामर्शदाता या मनोवैज्ञानिक। तो विद्यालय के छात्रों के साथ सर्वाधिक संपर्क में आने वाला व्यक्ति अध्यापक होता है। एक टीचर ही होता है जो लगभग एक दिन में सभी छात्रों से क्या करता है? इंटरेक्ट होता है, मिलता है, उसके संपर्क में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर दिया है, निर्देशन कार्यक्रम में किसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है? निर्देशन कार्यक्रम में किसकी भूमिका? प्रधानाचार्य की, अध्यापक की, परामर्शदाता की या मनोवैज्ञानिक की। किसकी होती है? प्रधानाचार्य की भूमिका होती है। सॉरी, ये नहीं होगा, ये हम 6 नंबर पढ़ रहे थे। तो किसकी होगी? अध्यापक की होगी। निर्देशन कार्यक्रम में किसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है? तो अध्यापक की होती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर दिया है कि अध्यापक की निर्देशन संबंधी भूमिका नहीं है क्या? शैक्षिक एवं व्यावसायिक सूचना प्रदान करना, विद्यार्थियों को विद्यालय का उपयोग सिखाना, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन न करना या अभिलेख तैयारी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी, यानी कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन न करना अध्यापक की निर्देशन संबंधी भूमिका नहीं है। ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की किसके सर्वांगीण विकास हेतु बौद्धिक विकास एवं अन्य विकास आवश्यक हैं? प्रधानाचार्य के, बालक की, चपरासी की या परामर्शदाता के। तो ऑप्शन नंबर इसका बी, बालक के, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किसके व्यक्तित्व पर घर की सामाजिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का प्रभाव पड़ता है? परामर्श प्रार्थी के, वैज्ञानिक के, बालक के या स्टाफ के। तो किसके व्यक्तित्व पर? बालक की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 10 नंबर की बालक के जीवन उपागम, मानसिक विश्वास, मूल्यों आदि के निर्धारण में किसकी भूमिका होती है? परिवार की, विद्यालय की, पड़ोसी की या संबंधी की। तो किसकी भूमिका होती है? तो परिवार की भूमिका होती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम आपके लिए बहुत मेहनत से ये क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। आप हमें सपोर्ट करिए ताकि हम आपके लिए और वीडियो ऐसे ही लाते रहें। और आपका कोई भी कमेंट हो, प्रश्न हो, आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, हम उसका रिप्लाई अवश्य देंगे। और इसलिए हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारा साथ दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि सभी लोगों तक पहुँचे, और इसे सब्सक्राइब करने के लिए भी सभी को जल्दी बोलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर दिया है कि बालक की भावी योजनाओं पर किसका प्रत्यक्ष प्रभाव
पड़ता है? बालक की भावी योजनाओं पर किसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है? स्कूल का, वातावरण का, अभिभावक का तथा सलाह का। तो किसका पड़ता है? तो अभिभावक का। बालक की भावी योजनाओं पर किसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है? तो अभिभावक के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 12 नंबर दिया है कि अभिभावकों को अपने बालक से संबंधित जानकारी कहाँ से प्राप्त करनी चाहिए? कहाँ से? विद्यालय से, परिवार से, मित्रों से या शिक्षक से? तो कहाँ से? विद्यालय से प्राप्त करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर दिया है 13 नंबर की वर्तमान में अनेक विद्यार्थी कहाँ रहते हैं? परिवारों में, छात्रावासों में, डेली मेसी में या ननिहाल में? तो कहाँ रहते हैं? तो ज़्यादातर छात्र छात्रावासों में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन कोई अलग द्वीप की भांति नहीं है? कौन कोई अलग द्वीप की भांति नहीं है? छात्रावास, विद्यालय, ए और बी दोनों या समुद्र? तो 14 नंबर का ऑप्शन नंबर ए यानी कि छात्रावास अलग द्वीप की भांति नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन वार्डन का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन वार्डन का कार्य नहीं है? विद्यार्थियों को छात्रावास के नियमों से अवगत कराना, ये तो है ही है। भावनात्मक रूप से अस्थिर छात्र बालकों की सहायता करना, ये भी वार्डन का कार्य है। विद्यालय से विद्यार्थियों के बारे में संपूर्ण सूचनाएं संकलित करना, ये भी वार्डन का कार्य है। विद्यार्थियों से पारस्परिक सौहार्दपूर्ण संबंध न बनाए रखना, तो ये वार्डन का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 16 नंबर दिया है क्वेश्चन कि किसके अनुसार सभी बालकों को बिना किसी पक्षपात के अपने व्यक्तित्व के समुचित विकासार्थ यथेष्ट और सुगमतापूर्वक निर्देशन सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए? इसके अनुसार निर्देशन एवं परामर्श, प्रधानाचार्य एवं अध्यापक एवं विद्यार्थी समस्या एवं निदान। तो 16 नंबर का ऑप्शन नंबर ए यानी कि निर्देशन एवं परामर्श, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है बालक होते हैं तीव्र बुद्धि वाले, मंद बुद्धि वाले, ए और बी दोनों टाइप के या इनमें से कोई नहीं? तो दोनों टाइप के होते हैं, यानी तीव्र बुद्धि वाले भी होते हैं और मंद बुद्धि वाले भी बालक होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है 18 नंबर की सामान्य तथा औसत से परे भिन्न और पृथक बालक कहलाते हैं क्या? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, मंद बुद्धि वाले या विशिष्ट? कौन कहलाते हैं? विशिष्ट कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 19 नंबर है कि विशिष्ट बालकों की विशेषता नहीं है क्या? शारीरिक रूप से प्रायः अस्वस्थ तथा नाजुक होना, बी है साथियों तथा मित्रों के साथ समायोजन सर्वथा कठिन होना, ऐसे बालक प्रायः अंतर्मुखी होते हैं, या शारीरिक रूप से सर्वथा स्वस्थ होते हैं? तो इस 19 नंबर का ऑप्शन नंबर डी शारीरिक रूप से सर्वथा स्वस्थ होते हैं। विशिष्ट बालकों की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? कि शारीरिक रूप से सर्वथा स्वस्थ होते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर दिया है कि किसके अनुसार वह बालक पिछड़ा है जिसकी निष्पत्ति लब्धि यानी कि 85 से कम है? किसके अनुसार? सिरिल बर्ड के अनुसार, मिलेप के अनुसार, बर्न के अनुसार या भोलाक के अनुसार? तो 20 का ऑप्शन नंबर ए सिरिल बर्ड के अनुसार ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 21 नंबर कि विद्यालय जनसंख्या में करीब कितने प्रतिशत पिछड़े बालक होते हैं? कितने? 15%, 18%, 20% या 10%? तो ऑप्शन नंबर डी 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर दिया है कि पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए कौन सा उपाय काम में नहीं लाया जा सकता? बुद्धि परीक्षण के परिणाम, निष्पत्ति परीक्षण के परिणाम, गत कक्षाओं के विद्यार्थी या अध्यापकों की सम्मतियाँ? तो 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गत कक्षाओं के विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 23 नंबर है कि विशिष्ट कक्षाओं के संचालन के लिए किन बातों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए? कौन से? विशिष्ट कक्षाओं का आकार छोटा हो, एक कक्ष में कई प्रकार के बालक हों, कालांशों की अवधि अधिक बड़ी नहीं हो, कक्षाओं में अनुभवी एवं योग्य शिक्षक पढ़ाएं। तो कक्षाओं के संचालन के लिए किन बातों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए? कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक कक्षा में कई प्रकार के बालक हों, इस बात का विशेष ध्यान नहीं रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर दिया है कि किन बालकों के लिए लचीली, आकर्षक एवं
क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम विकसित किए जाते हैं? विशिष्ट बालकों के लिए, तीव्र बुद्धि वाले बालकों के लिए, ए और बी दोनों के लिए, सामान्य बालकों के लिए। तो किसके लिए किए जाते हैं? विशिष्ट बालकों के लिए लचीली, आकर्षक एवं क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम विकसित किए जाते हैं। ए नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है 25 नंबर की, विशिष्ट शिक्षण विधि की विशेषता नहीं है। विशिष्ट शिक्षण विधि की विशेषता नहीं है क्या? बालक करके सीखें, व्यावहारिक ज्ञान पर बल न दें, सहायक सामग्री के प्रयोग पर बल दें, शिक्षण मंद गति से गति वाली हो। तो ऑप्शन नंबर इसका बी, व्यावहारिक ज्ञान पर बल न दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर की, संपूर्ण विद्यालय का उत्तरदायित्व किस पर होता है? अध्यापक पर, अभिभावक पर, प्रधानाचार्य पर या परामर्श प्रार्थी पर। तो संपूर्ण विद्यालय का उत्तरदायित्व किस पर होता है? प्रधानाचार्य पर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है कि 27 नंबर दिया है कि कक्षा कक्ष का निरीक्षण कौन करता है? कक्षा कक्ष का निरीक्षण कौन करता है? प्राचार्य करता है, शारीरिक शिक्षक करता है, ए और बी दोनों या पुस्तकालय अध्यक्ष। तो कक्षा कक्ष का निरीक्षण कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए प्राचार्य करता है, यानी कि प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 28 नंबर कि विद्यालय के भौतिक संसाधन में नहीं है क्या? फर्नीचर, पीने का पानी, शौचालय, शराब की दुकान। तो ऑप्शन नंबर इसका डी, शराब की दुकान विद्यालय के भौतिक संसाधन में नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए, ये दोस्तों यूनिट नंबर 7 कंप्लीट हो गई है। इसके बाद यूनिट नंबर हमारी है 8 नंबर यूनिट नंबर है। उससे पहले शुरू करें तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट नंबर 8, परामर्शदाता दी काउंसलर। पहला क्वेश्चन दिया है कि परामर्श के प्रक्रम में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? परामर्श के प्रक्रम में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? परामर्श प्रार्थी, परामर्शदाता, अध्यापक या प्राचार्य। तो कौन निभाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, परामर्शदाता परामर्श प्रक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है डी नंबर की, परामर्श की सफलता बहुत अंशों तक परामर्शदाता के किस दृष्टिकोण पर निर्भर नहीं करती है? प्रतिभा, ज्ञान, ए और बी दोनों या चालाकी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी, चालाकी, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है 3 नंबर दिया है कि परामर्शदाता की योग्यताओं को कितने भागों में विभक्त कर सकते हैं? 4, 3, 7 या 5। तो कितने में कर सकते हैं? तो 3, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 4 नंबर है कि इनमें से कौन परामर्शदाता की योग्यता का भाग नहीं है? व्यक्तिगत योग्यता, अनुभव, परिवार या प्रशिक्षण। तो 4 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परिवार जो है परामर्शदाता की योग्यता का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर दिया है कि किसको शिक्षा का अच्छा अनुभव होना चाहिए? किसको शिक्षा का अनुभव अच्छा होना चाहिए? परामर्शदाता को, परामर्श प्रार्थी को, विशिष्ट बालक को या अभिभावक को। तो किसको? परामर्शदाता को शिक्षा का अच्छा अनुभव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन दिया है कि परामर्शदाता का प्रशिक्षण किसके अनुसार होना चाहिए? बुद्धि के, कार्य के, समय के या जीवन के। किसके अनुसार होना चाहिए? तो कार्य के अनुसार परामर्शदाता का प्रशिक्षण होना चाहिए, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है 7 नंबर दिया है कि परामर्शदाता के गुणों, योग्यताओं और विशेषताओं का उल्लेख किसने किया है? ऑप्शन दिए हैं रायबर्न ने, लॉयल ने, ए और बी दोनों ने या जोन्स ने। किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसका मत है कि परामर्शदाता में अच्छी आधार बुद्धि, सहानुभूति, स्मृति, परीक्षण, कुशलता तथा सामान्य ज्ञान आदि गुणों का होना आवश्यक है। किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर डी, केलर ने कहा, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की, निम्नलिखित में से किसको यह अत्यंत आवश्यक है कि वह मानव व्यवहार के मूल सिद्धांतों में भलीभांति परिचित हो? किसको? सचिव को, अध्यापक को, मनोवैज्ञानिक को या परामर्शदाता। तो वह ऑप्शन नंबर डी, परामर्शदाता को, ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है 10 नंबर कि परामर्शदाता के पास मनोविज्ञान एवं शैक्षिक मनोविज्ञान में कौन सी उपाधि होनी चाहिए? एमए की, पीएचडी की, ए और बी दोनों की या स्नातक की। कौन सी उपाधि होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एमए और पीएचडी दोनों की उपाधि होनी चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 11 नंबर दिया है कि किसका मत है कि परामर्शदाता को आसपास के भौतिक
व्यावसायिक एवं सांस्कृतिक संसार का प्रचुर ज्ञान होना चाहिए। किसका मत है? केलर का, लॉयल का, बोन्स का या रिटर का? तो किसका मत है? तो केलर का ये मत है कि परामर्शदाता को आसपास के भौतिक, व्यावसायिक एवं सांस्कृतिक संसार का प्रचुर ज्ञान होना चाहिए। इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है 12 नंबर है कि किसने सहयोग, शिष्टता एवं दूरदर्शिता नामक 3 विशिष्ट व्यक्तिगत गुणों का उल्लेख किया है? हार्डी ने, वाल्टर वी जोन्स ने, रायबर्न ने, क्रो ने? तो 12 नंबर का ऑप्शन नंबर बी यानी कि वाल्टर वी जोन्स ने किया है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि किसने लिखा है कि जिन परामर्शदाताओं को स्वयं कार्यों का अनुभव होता है उन्हें छात्रों के प्रति अधिक सहानुभूति होती है और उनकी समस्याओं का अधिक ज्ञान होता है? हार्डी ने कहा लिखा, फेजर ने लिखा, स्टीवर्ट तथा विली ने लिखा है। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए हार्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 14 नंबर दिया है कि एक परामर्शदाता में नहीं होना चाहिए क्या? लचीलापन, स्वीकृति, दुर्गुण या बौद्धिक योग्यता? तो एक परामर्शदाता में दुर्गुण नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की परामर्श प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं क्या? परामर्शदाता के कार्य, परामर्शदाता का व्यक्तित्व, ए और बी दोनों, परामर्शदाता की चालाकी? तो कौन करते हैं? तो ए और बी दोनों, यानी कि परामर्शदाता के कार्य और परामर्शदाता का व्यक्तित्व ये दोनों परामर्श प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर दिया है कि किस शताब्दी में परामर्शदाता शब्द का प्रयोग आरंभ हुआ था? 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 21वीं, 18वीं शताब्दी व 17वीं शताब्दी? तो किस शताब्दी में हुआ था? तो 19वीं शताब्दी में परामर्शदाता शब्द का प्रयोग आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की कब तक निर्देशन विशेषज्ञों तथा परामर्शदाताओं का कार्य एक ही जैसा समझा जाता था? सन 1940 तक, सन 1950 तक, सन 1945 तक या सन 1956 तक? तो 17 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यानी कि 1950 तक, सन 1950 तक। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की इस संबंध में किसी प्रकार की वास्तविक सर्वसम्मति नहीं है कि परामर्शदाता क्या करता है। यह किसका मत है? ब्लूम एवं बेलिंस्की का मत, हार्डी का मत, जोन्स का मत या शार्टल का मत? तो किसका मत है? ब्लूम्स एवं बेलिंस्की का मत, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन परामर्शदाता का कार्य नहीं है? अनुगमन या कार्य करना, साक्षात्कारों की व्यवस्था करना, उचित अनुमोदन एवं प्रक्रिया प्राप्त न करना, सामाजिक संबंध स्थापित करना? तो ऑप्शन नंबर इसका सी उचित अनुमोदन एवं प्रक्रिया प्राप्त न करना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 20 है कि निर्देशन के सिद्धांत पुस्तक के लेखक हैं कौन? हार्डी, जोन्स, शार्टल या ब्लूम? तो निर्देशन के सिद्धांत पुस्तक के लेखक जोन्स हैं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 21 नंबर दिया है कि स्टिफ्लेर तथा स्टीवर्ट के अनुसार परामर्शदाता की अभिवृत्ति व प्रवीणता के लिए उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए? कौन सी विशेषता का पाया जाना आवश्यक नहीं है? तो बौद्धिक योग्यता, बोध, संवेदनशीलता या दुश्मनी? तो 21 नंबर का ऑप्शन नंबर डी यानी कि दुश्मनी ये पाया जाना आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है कि 22 नंबर की किसमें भय, आशा, संदेह, चिंता सभी कुछ व्याप्त रहता है? छात्र या शिक्षार्थी में, अध्यापक में, परामर्श प्रार्थी में या लेखक में? तो किस में? तो ऑप्शन नंबर ए छात्र या शिक्षार्थी में भय, आशा, संदेह, चिंता सभी कुछ व्याप्त रहता है। अगला क्वेश्चन दिया है 23 नंबर दिया है कि किसको नैतिक गुण वाला होना आवश्यक है? अध्यापक को, परामर्शदाता को, ए और बी दोनों को या कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं? तो किसको नैतिक गुण वाला होना आवश्यक है? ए और बी दोनों को, यानी कि अध्यापक को भी और परामर्शदाता को भी नैतिक गुण वाला होना आवश्यक है। ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया 24 नंबर दिया है कि व्यावसायिक परामर्शदाता प्रार्थियों के लिए उपयुक्त परीक्षणों का चुनाव करता है। यह किसका मत है कि व्यावसायिक परामर्शदाता प्रार्थियों के लिए उपयुक्त परीक्षणों का चुनाव करता है? ये किसका मत है? शार्टले का, क्रो का, केलर का या हार्डी का? तो ऑप्शन नंबर ए शार्टले का। ये किसका मत है? शार्टले का मत है। अगला क्वेश्चन दिया है 25 नंबर कि विवेक, उत्साह, संतुलन, सहिष्णुता, सहानुभूति और कर्तव्यनिष्ठा किसके विशिष्ट वैयक्तिक गुण हैं? परामर्शदाता के, प्राचार्य के, निरीक्षक के या अध्यापक के? तो किसके गुण हैं? परामर्शदाता के, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन दिया है 26 नंबर की, परामर्शदाता को कैसा होना चाहिए? रूढ़िवादी, अधिक दृढ़, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो परामर्शदाता को कैसा होना चाहिए? ए और बी दोनों, यानी कि रूढ़िवादी भी होना चाहिए और अधिक दृढ़ भी होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 27 नंबर कि कौन साक्षात्कारों परीक्षा परिणामों तथा विषय सम्मेलनों के आधार पर परामर्श प्रदान करता है? परामर्श प्रार्थी, परामर्शदाता, अध्यापक, मनोवैज्ञानिक। तो कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, परामर्शदाता। यानी कि कौन साक्षात्कार परिणामों की तथा विशेष सम्मेलनों के आधार पर परामर्श प्रदान करता है? परामर्शदाता करता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये यूनिट हमारी 8 थी, कंप्लीट हो गई। इसके बाद यूनिट नंबर 9 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये इजी नोट्स के, तो आप इसको अच्छे से जो है रिवाइज करते रहिए ताकि एक भी प्रश्न आपका ना छूटे। और हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली और वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो 9 नंबर यूनिट है विशिष्ट बालकों का निर्देशन एवं परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इस यूनिट का कि औसत तथा सामान्य बालकों से काफ़ी भिन्न और पृथक बालक को कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट बालक, तीव्र बुद्धि वाला बालक, मंद बुद्धि वाला बालक या सहयोगी बालक। तो ऑप्शन नंबर इसका ए, विशिष्ट बालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रुकशैंक ने विशिष्ट बालकों में सामान्य बालकों से किस क्षेत्र में पृथकता वर्णित नहीं की है? शारीरिक क्षेत्र में, मानसिक क्षेत्र में पृथकता, व्यक्तिगत संतुलन क्षेत्र में पृथकता या आर्थिक क्षेत्र में पृथकता। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, आर्थिक क्षेत्र में पृथकता। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 3 नंबर है कि किस श्रेणी के अंतर्गत दृष्टि दोष, श्रवण दोष, वाणी दोष तथा अन्य विशिष्ट शारीरिक दोषों से ग्रसित बालक आते हैं? शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के, असहाय श्रेणी बालक श्रेणी के और ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के बालक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि दृष्टि दोष से ग्रसित विद्यार्थियों की प्रभावित नहीं होती है? क्या शैक्षिक निष्पत्ति, समायोजन शक्ति, व्यक्तित्व एवं रुचियाँ या चिंतन शक्ति? तो ऑप्शन नंबर इसका डी, चिंतन शक्ति प्रभावित नहीं होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्रव्य दोषों से ग्रस्त बालकों को किसके लिए निर्देशन एवं परामर्श दिया जा सकता है? धार्मिक कर्म के लिए, श्रवण उपकरणों, आंख बंद रखने, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी, श्रवण उपकरणों के लिए निर्देशन एवं परामर्श दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया है 6 नंबर की, हकलाना, तुतलाना एवं उच्चारण संबंधी दोष को कहते हैं? क्या वाणी दोष, श्रव्य दोष, गामक दोष या केवल बी? तो ऑप्शन नंबर ए, वाणी दोष कहते हैं। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर दिया है कि अध्यापक का उद्देश्य वाणी दोष से ग्रसित विद्यार्थियों में किसका विकास करना होता है? शिक्षा का, स्व का, त्वरिता का या संवेदनशीलता का? तो ऑप्शन नंबर बी, स्व का विकास करना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 8 नंबर कि असामान्यतावश अंग से संबंधित कार्यों को जो सामान्य रूप से पूर्ण नहीं कर पाते हैं उन्हें कहते हैं? क्या गामक दोषग्रस्त बालक, वाणी दोष से ग्रस्त बालक, श्रव्य दोष से ग्रस्त बालक या गंभीर दोष से ग्रस्त बालक? तो क्या कहते हैं? गामक दोष ग्रस्त बालक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की, विकलांगों को प्राप्त है क्या जीवित रहने का अधिकार, समाज में सम्मान पाने का अधिकार या ए और बी दोनों या विवाद करने का अधिकार? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गूंगे, बहरे और दृष्टिहीन के लिए विद्यालय होने चाहिए कैसे? विशिष्ट, सामान्य, मिश्रित या कोई नहीं? तो कैसे होने चाहिए? तो विशिष्ट विद्यालय होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है किसके लिए सामान्य विद्यालयों में विशेष कक्ष का प्रबंध होना चाहिए? किसके लिए? गंभीर विकलांग के लिए, मूक बधिर के लिए, दृष्टिहीन के लिए या उपयुक्त सभी?
तो किसके लिए? गंभीर विकलांग के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, एमसीक्यू हैं इजी नोट्स के, तो आप एक भी क्वेश्चन भी मिस मत कीजिएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि संगीत, ड्राइंग और कला आदि में सामान्य विद्यार्थियों के साथ कौन प्रतियोगिता करता है? कौन करता है? दृष्टिहीन छात्र, मूक बधिर छात्र, विकलांग छात्र और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी विकलांग छात्र प्रतियोगिता करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विकलांगों हेतु शैक्षिक व्यवस्था होनी चाहिए कैसी? सामान्य, लचीली, हुनरमंद या जरूरतमंद या बिल्कुल सख्त? तो कैसी होनी चाहिए? तो लचीली व्यवस्था होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति किस वर्ष लागू हुई? नई शिक्षा नीति किस वर्ष लागू हुई? ऑप्शन दिए 1986, 1988, 1990 और 2000। तो किस वर्ष लागू हुई? तो 1986। और इस 1986 की जो शिक्षा नीति थी इसको संशोधित करके 1992 में संशोधित शिक्षा नीति लागू की गई थी। ये इसका राइट आंसर, लेकिन 1992 दिया नहीं तो 1986 क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर दिया है कि समन्वित शिक्षा की व्यवस्था के प्रावधान 1990 में किस समिति ने दिया था? शिक्षा समिति ने, फील्ड समिति ने, राम मूर्ति समिति ने या कोई नहीं? तो किसने? तो सी राम मूर्ति समिति ने दिया था। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की प्रत्येक विकलांग विद्यार्थी को किसकी आवश्यकता होती है? वैयक्तिक निर्देशन की, परामर्श की, ए और बी दोनों की या सुखमय यात्रा की? तो प्रत्येक विकलांग विद्यार्थी को वैयक्तिक निर्देशन एवं परामर्श की भी आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया 17 नंबर दिया है कि किस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन कर अपने वातावरण में सामंजस्य स्थापित करता है? किस प्रक्रिया के द्वारा? समायोजन के द्वारा, नैतिक के द्वारा, विचारपरक या आध्यात्मिक के द्वारा? तो समायोजन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। व्यक्ति किसके लिए हमेशा प्रयासरत रहता है? 18 नंबर प्रश्न खाने पीने के लिए, आशय व प्रेम के लिए, ए और बी दोनों के लिए या धोखाधड़ी के लिए? तो व्यक्ति किसके लिए हमेशा प्रयासरत रहता है? ए और बी दोनों के लिए, यानी खाने पीने के लिए और आश्रय व प्रेम के लिए। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर दिया है कि समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपने आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है, या किस विद्वान की परिभाषा है? बोरिंग, लैंगफील्ड व विल्ड की, जोन्स की, प्रोटर की या गेट्स की? तो किसकी है ये? बोरिंग, लैंगफील्ड व विल्ड की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है क्या? सामान्य विशेषता, सामाजिक विशेषता, शैक्षिक विशेषता या अभद्र विशेषता? तो बी का ऑप्शन नंबर डी अभद्र विशेषता जो है सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 21 नंबर की किस तरह के बालकों में तार्किक चिंतन की शक्ति अधिक होती है? शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक, अक्षम या रोगग्रस्त? तो ऑप्शन नंबर इसका बी मनोवैज्ञानिक। किस तरह के बालकों में? मनोवैज्ञानिक बालकों में तार्किक चिंतन की शक्ति अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर की समस्यात्मक बालकों को किस नाम से जाना जाता है? कुसमायोजित, विकलांग, रोगी या पागल? तो किस नाम से जाना जाता है? कुसमायोजित। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है 23 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कुसमायोजित बालकों का असामान्य व्यवहार नहीं है क्या? चोरी करना, झूठ बोलना, शिक्षा ग्रहण करना, बहानेबाजी करना? तो ऑप्शन नंबर सी शिक्षा ग्रहण करना कुसमायोजित बालकों का असामान्य व्यवहार नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के बच्चों में चरित्र, व्यवहार व व्यक्तित्व विकृतियों का अधिक पाया जाता है? किस प्रकार के बच्चों में? तो ऑप्शन नंबर समस्यात्मक, कुशाग्र, मंद्र व बधिर। तो 24 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? समस्यात्मक, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 25 नंबर की किसके अनुसार समस्यात्मक बालक वे होते हैं जिनके व्यवहार अथवा व्यक्तित्व में किसी न किसी रूप में गंभीर असामान्यता पाई जाती है? तो काफमैन के अनुसार, वैलेंटाइन के अनुसार, स्मार्क के अनुसार या स्टाफर के अनुसार? तो ऑप्शन नंबर इसका बी वैलेंटाइन के अनुसार, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रीडेन ने समस्यात्मक बालक के कितने प्रकार बताए हैं?
25, 30, 18 या 28। तो कितने बताए हैं? 28 प्रकार बताए हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 27 नंबर की, समस्यात्मक बालकों का शिक्षा में निर्देशन किस प्रकार से नहीं किया जा सकता है? उचित लालन पालन, प्रोत्साहन, अनुशासनहीनता, माता पिता का संबंध। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी अनुशासनहीनता, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 28 नंबर क्वेश्चन है कि किसके अंतर्गत बालकों को प्रारंभ से नियमों का पालन करने की आदत डलवानी चाहिए? किसके अंतर्गत? सामान्य अनुशासन, प्रोत्साहन, स्वस्थ मनोरंजन, लालन व पालन। तो 28 का ऑप्शन नंबर ए सामान्य अनुशासन, यानी कि किसके अंतर्गत? सामान्य अनुशासन के अंतर्गत बालकों को प्रारंभ से नियमों का पालन करने की आदत डलवानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस तरह के बालकों की बुद्धि लब्धि प्रायः 130 के ऊपर होती है? मंद बुद्धि बालकों में, प्रतिभा संपन्न बालकों में, उक्त दोनों में या विकलांग में। तो 29 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो बी, यानी कि प्रतिभा संपन्न बालकों की बुद्धि लब्धि प्रायः क्या होती है? 130 के ऊपर होती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि सुलेवान के अनुसार मंदित मना बालकों की विशेषता नहीं है क्या? मौलिकता व सृजनात्मकता का अभाव, ध्यान तथा एकाग्रता कम होना, उच्च मानसिक क्रियाओं के प्रयोग की क्षमता या स्वनिर्देशन की सीमित शक्ति। तो 30 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 30 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, उच्च मानसिक क्रियाओं के प्रयोग की क्षमता, यानी कि सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी ये यूनिट भी कंप्लीट हो गई है। यूनिट 7, 8 और 9 ये 3 यूनिट थी जो बीएड सेकेंड ईयर के पेपर 4 से हमने देखी हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम कल से जो है एग्ज़ाम टाइम, जो हमारी गोल्ड सीरीज है रिवीजन प्लानर, इसके हम वीडियो कल से लाने वाले हैं, यानी 31 जुलाई से। तो आप तैयार रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए ताकि वो इसका भी लाभ उठा सकें। एग्ज़ाम टाइम गोल्ड प्लानर कल से जो है इसके महा मैराथन सीरीज़ शुरू होने वाली है। तो आपसे यही अपेक्षा है, निवेदन है कि आप हमें इससे अधिक क्या सपोर्ट करेंगे, प्यार करेंगे और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे ताकि सभी लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं और कल तैयार रहिएगा आप लोग, ये रिवीजन प्लानर की जो है महा मैराथन सीरीज शुरू होने वाली है। फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।